हमारे YouTube चैनल SK हिंदी नॉवल स्टोरी पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको मनोरंजक, जानकारीपूर्ण और खास कंटेंट मिलेगा जो आपके लिए बनाया गया है। सीखने, जानने या मस्ती करने के लिए हमारे साथ जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आइए इस सफ़र की शुरुआत करें। 31 स्टॉर्स शाइन एकेडमी का डेविल प्रलय। लॉर्ड अभिजीत के पास ही उनके लिविंग पैराडाइज में प्रलय रुका हुआ था और अपनी दिनचर्या के हिसाब से सभी कार्यों को पूर्ण करता रहा और जल्दी ही 1 महीने के समय गुजर गया और स्टॉर्स शाइन एकेडमी में प्रतियोगिता का आयोजन अपने चरम पर पहुंच चुका था। मगर प्रलय को किसी ने कुछ बार के अलावा नहीं देखा गया था, इसलिए एकेडमी के स्टूडेंट्स में एक बार फिर से चर्चा छिड़ गई थी, क्या वो फिर से कहीं चला गया है। इधर प्रतियोगिता वाले दिन सभी प्रतिभागी अखाड़े के स्टेडियम में बैठे हुए थे, जिनमें बाहरी विभाग के छात्रों को अलग वर्ग में बैठाया गया था, आंतरिक छात्रों को अलग वर्ग में बैठाया गया था, जबकि जो फाइटर ग्रुप के छात्र थे उनको अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। और सबसे ऊपर लॉर्ड अभिजीत, त्रिशा और अन्य मास्टर एक्सपर्ट बैठे हुए थे। वो लोग बैठे हुए सभी छात्रों को देख रहे थे, मगर उनकी नज़रों को अभी भी किसी की तलाश थी। प्रतियोगिता शुरू होने में जब कुछ मिनट ही बचे थे, तभी उनको हवा में ऊर्जा द्वार बनाकर प्रलय आता हुआ दिखाई देता है। वो भी आकर बाहरी छात्रों में बैठ जाता है। 3 साल कुछ महीनों का वक्त बहुत होता है। उसको अपने साथ गए हुए सभी छात्रों के बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसके बराबर में बैठी हुई लड़की और उसके दूसरी तरफ बैठा हुआ लड़का उसी को देखे जा रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। नियमों की घोषणा होने के बाद सभी को उनका टोकन नंबर और अखाड़ा बांट दिया गया था। हर अखाड़े में 200 लोगों को रखा गया था और जो हर अखाड़े में आखिरी में बचता उसी के आगे चरण में प्रवेश मिलता। इसी तरीके से 50 अखाड़े में लोगों को भेज दिया गया था और प्रतियोगिता का पहला चरण शुरू हो चुका था। प्रलय अभी बिना किसी भाव के अखाड़े में अपना कदम रखा और उन सबको हमला करने के लिए बोला। उन लोगों को लगा कि उसका दिमाग खराब हो गया है। कुछ बातचीत के बाद जब प्रलय को लगा कि समय की बर्बादी है, तो उसने अपना हाथ एक अजीब मुद्रा में घुमाया और उन सबको एक साथ उठाकर अखाड़े के बाहर दीवार की तरफ फेंक दिया, जिसके कारण उनकी निकलने वाली शक्तियों और उसके फेंकने की कला से उत्पन्न शक्ति ने उस दीवार को विस्फोट के साथ उड़ा दिया था। किसी को कुछ समझ आने से पहले उसका मुकाबला खत्म हो गया था। अपने अखाड़े में अकेला वो ही खड़ा हुआ था। काफ़ी देर खामोशी के बाद लोगों का ध्यान टूटा था जब उनको चीख पुकार की आवाज़ें सुनाई दी थी। किसी को भी नहीं समझ आया कौन सा कौशल का प्रयोग किया था। मंच पर बैठे हुए सभी लोगों के साथ सभी बाहरी और आंतरिक छात्रों को एक झटका लग गया था, ये कैसा राक्षस है। अपना मुकाबला खत्म करके वो वापस से अपनी जगह पर आ गया। हर मुकाबले को वो अखाड़े में जाते ही खत्म करता जा रहा था। पहले दिन के मुकाबले में 50 लोगों और उनमें से 10 का चुनाव कर लिया गया था। प्रलय अपनी पहली जगह से कोई भी हिला नहीं पाया। उसका एक साधारण बार भी उन योद्धाओं को धूल चाटने पर मजबूर कर रहा था। आज की लड़ाई को देखकर कल की लोगों ने तैयारी करनी शुरू कर दी थी, जबकि प्रलय अभिजीत के निवास पर आकर गेट बंद करके फिर से गायब हो गया था। अगले दिन शीर्ष 10 प्रतिभागी का मुकाबला होना था। उसने सभी को एक साथ आने के लिए आमंत्रित किया और उनको अपनी पूरी शक्ति के साथ हमला करने को बोला। उनको पता था कि अगर वो हमला करने में देर करेंगे तो वो खुद हमला करके उनको बाहर फेंक देगा, इसलिए सबने अपने घातक हमले को तैयार करके उसकी तरफ भेज दिया। उसकी तरफ दिव्य स्टॉस से भरी तलवारें, त्रिशूल, भला, खंजर, कटना और अन्य चीजें उड़ती हुई आ रही थी। कुछ के हमले वायु तत्व और अग्नि तत्व पर आधारित थे। अखाड़े के बड़े भूभाग को हमले की शक्ति प्रकाश से भरा हुआ देखा जा सकता था। जो चारों तरफ से उसके ऊपर हमले हो रहे थे वो बिना किसी शक्ति प्रयोग के ही अपनी जगह से गायब हो गया और उनके सभी की छाती पर अपनी धातु पंच का बार कर दिया। उसने अपनी 25% ही शक्ति का प्रयोग किया था। लोगों को सभी प्रतिभागी अखाड़े से बाहर अपनी छाती को पकड़े हुए पड़े थे। उनके कवच टूट गए थे, साथ में उनकी हड्डियां भी टूट गई थी। एक हमले के बाद ये मुकाबला भी खत्म हो गया था और मुकाबले वही खत्म कर दिए गए। उन लोगों की घायल हालत के कारण 2 दिनों के बाद आंतरिक छात्रों और शीर्ष बाहरी छात्रों के बीच मुकाबला तय किया जाना था। 2 दिनों के बाद वो फिर से अखाड़े में दिखाई दिया, जिसमें से 4-5 लोग पीछे हट गए और बाकी लोगों का भी वही हाल हुआ था। उसके बाद उसका मुकाबला उन फाइटर्स ग्रुप के लोगों के 3 साथ हुआ, जिसमें उसने अपनी शक्ति का कुछ हद तक प्रयोग किया था और उन सबके हथियार तोड़ दिए और उन लोगों को भगा भगा कर अखाड़े के बाहर फेंक दिया। जब उसने अपनी शक्ति की हल्की ही झलक प्रकट की थी, उसको देखकर मास्टर एक्सपर्ट्स लॉर्ड भी हैरान थे। उनका अंदाजा लगाना मुश्किल था, क्या ये डिवाइन बॉडी का 12 चरण पार करके अगले चरण में चला गया है। ये सोचते ही उनकी आत्मा में भी कंपन महसूस किया जा सकता था। क्या इसने सभी मंडलों को पार करके ब्रह्मा मंडल परम दिव्य शक्ति सूर्य कमल में प्रवेश कर लिया है। वो लोग देख पा रहे थे उसने अपनी आभा, ऑरा और साधना स्तर को नियंत्रण में किया हुआ था। ये कैसे संभव है? इसमें तो कोई 1000 करोड़ों साल में 1-2 साधक ही जा पाते हैं। यह जवान लड़का 18 साल का दिखाई दे रहा है, मगर उसका ऑरा इतना मिस्टीरियस क्यों है? सबके चेहरे पर हैरानी और परेशानी थी। वही अभिजीत खुश थे, उनका लिया गया फैसला गलत नहीं साबित हुआ था। अपना मुकाबला खत्म करने के बाद वो वापस से उस जगह से चला गया और 1 महीने के सभी के ठीक होने के बाद उनके आपस के मुकाबले भी खत्म हो गए थे। जब रैंकिंग का नंबर आया तो प्रलय को पहली रैंक मिली थी नियम के अनुसार और उसको शाइन एकेडमी का टॉप रैंक का वॉरियर घोषित कर दिया गया था।
उसको रहने के लिए एक अलग सेक्टर में सभी सुविधा दी गई और उसको इनाम के तौर पर एक ग्रीन स्वॉर्ड जिसको 1 करोड़ स्टार बीस्ट जो मेगा बीस्ट के मिडिल लेवल के थे उसको दी गई थी, और साथ में उसको ग्रीन सूर्य दिव्य कमल पिल्स रैंक लाख की 10 बॉटल इनाम में दी गई थी। यह इनाम बहुत ज़्यादा था। प्रलय इस समय उस स्टॉर्स वर्ल्ड में ब्लू स्टार वर्ल्ड में था। उसने अपना शाइन एकेडमी से सफ़र की शुरुआत की और वो एक एकेडमी को जीतता हुआ ब्लू स्टार्स वर्ल्ड का टॉप लेवल का वॉरियर बन गया। उसने इस सफ़र में अपने 5 सालों का समय लगाया था। ब्लू स्टार वर्ल्ड का मास्टर लॉर्ड भी उसको इज्जत और खौफ दोनों से देखता था। इस सफ़र में उसने अपने आप को इतना तराशा था अपनी लगन और मेहनत के बल पर और मिले हुए शक्ति मणि स्रोत और अपने अभ्यास के बल पर वो शून्य परम ब्रह्मा मंडल के 5वें चरण में जा पहुंचा था। उसकी आंख अब स्पष्ट रूप से प्रकट हो गई थी। उसका बॉडी का लेवल सुप्रीम डिवाइन गॉड बॉडी के आखिरी चरणों में चल रहा था। प्रलय के चलते हुए लॉर्ड अभिजीत को अथाह मान और धन संपदा और अन्य चीज़ों से भर दिया गया था। शाइन एकेडमी को ब्लू स्टार्स वर्ल्ड में टॉप रैंक पर लाकर खड़ा कर दिया था। मास्टर लॉर्ड और अभिजीत के बहुत अच्छे टर्म्स बन गए थे। इधर अपना नाम कमाने के बाद उसने वापस लौटने के बारे में सोचा और वो बातचीत करके उस स्टार वर्ल्ड के आयाम को तोड़कर उनके ही सामने दूसरी दुनिया में आ गया था। उसने इतने समय में अपने हकीम कौशल का विकास भी किया था। वो टॉप रैंकर हकीम भी थी अपनी दिव्य शक्तियों के कारण। 32 मध्य क्षेत्र पर कब्जा। प्रलय स्टॉर्स वर्ल्ड से वापस आने के लिए आयाम को तोड़कर अपनी दुनिया में एंट्री कर चुका था। वो इस जगह के धारा प्रवाह अंतरिक्ष में तैरते हुए ग्रहों को देख रहा था। अंतरिक्ष के जिस कोने में वो प्रकट हुआ था उस तरफ काफ़ी अंधकार भरा हुआ क्षेत्र था। उसे उस क्षेत्र में मीलों प्रकाश वर्ष दूर तक ब्लैक होल और अंधेरा हो अंधेरा नजर आ रहा था। उसने अपनी उड़ान को भरा और बिजली की कड़कड़ के साथ अपने पंखों को खोल दिया और अपनी गति से उड़ते हुए अपना सफ़र जारी रखा। कुछ ही महीनों में अंतरिक्ष का भ्रमण करते हुए और उसकी सुंदरता और उसके छुपे हुए खतरों से मिलते हुए वो पृथ्वी लोक पर आ गया था। इस समय वो ऊपर से खड़ा हुआ पृथ्वी को देख रहा था जहाँ पर हर तरफ उसको ड्रैगन साम्राज्य के लोग और उनकी फौज घूमती हुई दिखाई दे रही थी। उसको गए हुए काफ़ी समय हो गया था, जिस कारण से इधर पृथ्वी पर माहौल बदल गया था। अब क्या हुआ था इसका पता लगाने का एक ही तरीका था, उसको उन सभी लोगों को मारना पड़ता या फिर वो उसको जानकारी दे देते जो वो पूछता। खतरे के आभास ने उसको उसके बाबा मधुदेव की स्थिति के बारे में और लोगों की स्थिति के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसने पहले पृथ्वी के चारों आयाम को सील करने वाली तकनीक का प्रयोग किया और उसको गोलाकार सील कर दिया और फिर वो एक योद्धा के सामने हवा में प्रकट हुआ जो बड़े से ड्रैगन के ऊपर बैठा हुआ था। उसका हरे रंग का ड्रैगन डरावना लग रहा था। उस ड्रैगन के बड़े बड़े मुंह थे जिनसे हर सांस के साथ आग निकल रही थी। उसके पैने दांत किसी पेड़ के तने जैसे थे। उसकी आंखों में हरा रंग था, बड़ी गोल आंखें और आपने 5 जोड़ी विशाल पंखों से आसमान में चक्कर लगा रहा था। उस पर खड़ा हुआ आदमी 20 फुट का था जिसके बाल पीले रंग में थे और उसकी चोटी बनी हुई थी जो उसकी कमर तक आ रही थी। उसने एक पीला तलवार पकड़ रखी थी और उसकी छाती पर हरा कवच बना हुआ था जिसके ऊपर ड्रैगन का चिन्ह बना रखा था। वो शान से खड़ा हुआ अन्य योद्धाओं को आदेश दिए जा रहा था। प्रलय अंतरिक्ष से उसके सामने हवा में ऊर्जा द्वार बनाकर निकल कर सामने आया। उसको देखकर एक पल के लिए सभी हैरान रह गए थे। वो उसके सामने कुछ मील की दूरी पर खड़ा हुआ था। उस आदमी के हरे ड्रैगन ने उसको देखा और उसकी आत्मा में डर और शरीर में कंपन होने लगा था। वो खड़ा हुआ आदमी अपने ड्रैगन को डरता हुआ देखकर खुद भी परेशान हो गया था। अन्य योद्धाओं के जानवर भी डर के वजह से आवाज़ें निकालने लगे थे। प्रलय ने उस आदमी को देखकर कहा, मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, अगर सही सही जवाब देते हो तो मैं तुम्हें जीने का एक मौका दूंगा, वरना मैं तुम सबको यहीं पर खत्म कर दूंगा। उसके सामने एक लड़का जो अजीब मिस्टीरियस और आभा ले हुए आया था हवा में खड़ा हुआ उसको धमका रहा था। ये बात उसको बिल्कुल भी नहीं हजम हो रही थी। वहीं पर उसका पालतू जानवर भी बुरी तरह से नियंत्रण से बाहर होने की कोशिश करने में लगा हुआ था। प्रलय की बातों को सुनकर वो आदमी उसको देखकर कुछ देर में उसको बोला, तुम कौन हो और हम लोगों से क्या चाहते हो? हम लोग ड्रैगन किंगडम से हैं। महान ड्रैगन साम्राज्य के सम्राट महामाहिम इस पृथ्वी लोक को अपने कब्जे में करने के लिए युद्ध का आगाज कर चुके हैं और सभी भूखंडों पर अभी ड्रैगन साम्राज्य की ध्वज पताका लहराने वाली है। हमारा साम्राज्य हर जगह पर फैल चुका है और अब महागठबंधन की बारी है। उस जगह अभी भयानक युद्ध छिड़ा हुआ है। हम लोग महामाहिम जर्तिस की अगुवाई में इस ग्रह को अपने अधीन करने वाले हैं। तुम कौन हो? उसकी बातों को सुनकर प्रलय का गुस्सा बढ़ गया। उसके शरीर से और आभा फुट पड़ी और उसकी आंखों का रंग बदलने लगा और उसकी के साथ उसके शरीर का रूप भी बदल गया, जिसके कारण उस जगह पर लाखों मील में भयानक दबाव के कारण कमजोर योद्धा और जानवर के शरीर के चित्रे उड़ गए थे। तभी उसके शरीर से ड्रैगन गॉड एक ऊर्जा की किरण में बदल कर बाहर आ गया और उसकी भयानक आकृति ने पृथ्वी के ऊपर के आभा मंडल को पूरी तरह से ढक लिया था। उसकी शक्ति का ऑरा और दबाव पूरी पृथ्वी पर फैल गई थी। आज से पहले किसी ने इतना भयानक और शक्तिशाली जीव नहीं देखा था। उस लोक में उसके कुछ ही हमलों ने पृथ्वी पर आसमान में मौजूद हर दिशा की फौज को मुर्गे की तरह भून दिया था। उसकी भयानक आग जल, पृथ्वी, आकाश और हवा के तात्विक हमलों और उनकी शक्ति ने एक ऐसी लहर को पैदा किया था जैसे पृथ्वी पर प्रलय आ गई हो, जो हर किसी को राख और खत्म करते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा रही थी, जिसके कारण बर्फीले क्षेत्र के श्रृंखलाओं के पहाड़ियों की बर्फ भूखंड पिघल गए थे।
किसी को भी नहीं समझ आ रहा था कि कैसा यह विनाशकारी अस्तित्व प्रकट हुआ है। उसी के साथ उसके शरीर 3-4 और दिव्य किरणें प्रकट हुईं और हर दिशा में उड़ गई थी। इधर महागठबंधन साम्राज्य में जो युद्ध की चरम सीमा थी वो अचानक से भारी बदलवों से गुजर गई थी। उनको भी नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो लोग केवल अपनी जान बचाकर भाग सकते थे। तभी प्रलय की दिल को खौफ से भर देने वाली आवाज गूंज उठी। मैं महाराज बिंदुसार और महारानी तारा का बैठा प्रलय आज अभी से ड्रैगन साम्राज्य के खिलाफ युद्ध का ऐलान करता हूँ। मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भागने की सोचना भी मत तुम लोग। उन सभी को पूरी पृथ्वी से हर दिशा से आवाज उनको अपने कानों में सुनाई दे रही थी। महागठबंधन पर आक्रमण करने वाला दिव्य योद्धा जरथेस ने भी उसको सुना। वो उन सबसे ज्यादा शक्तिशाली था और इस जगह से नहीं था, इसलिए वो उस भयानकता को महसूस कर पा रहा था। वही उस आवाज ने जिस जगह लोगों के अंदर जोश और खुशी भर दी थी, वही दुश्मनों के अंदर भय भर दिया था। हर जगह उनको देवताओं जैसे लोग प्रकट होकर कुछ ही समय में युद्ध का पास पलटे जा रहे थे। प्रलय ने अपने ड्रैगन सुप्रीम गॉड का आकार और रूप को कम किया और छोटे से आकार में उसके ऊपर खड़ा हुआ महामाहिम के सामने आकर खड़ा हो गया, जिसको किसी रोशनी के बने हुए योद्धा ने बंदी बनाकर रखा हुआ था। तभी उसके शरीर से कोई रंगीन किरण निकलकर तेज रफ्तार से चली गई और कुछ वापस आकर उसके अंदर प्रवेश कर गई। देखने और देखने वालों के लिए नज़ारा किसी युद्ध के देवता से कम नहीं था। उसने अपने ड्रैगन किंग अंदर किया और वो नीचे उतरकर महामाहिम जरथिस की तरफ जाने लगा और उसकी के साथ वो दिव्य रोशनी से बना हुआ योद्धा उसके शरीर में चला गया था। उसने एक नज़र घुमाकर देखा तो हर तरफ खून और लाशें और अन्न पड़े हुए थे। उसने एक नज़र सबकी तरफ घुमाकर देखा तो मीलों दूर उसको कृष्णकांत नजर आए जो घायल हो रखे थे। अन्य गुरु लोगों का भी बुरा हाल था। वो सभी किंगडम के लोगों का मुआयना कर रहा था। फिर उसने माहिम से कुछ प्रश्न के उत्तर पूछने के लिए अपनी बातों को आगे रखा। जब उसको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए तो उसने उसका सर काट दिया एक तेज किरण की रोशनी से और उसकी स्टोरेज अंगूठी खुद ले ली थी। 33 मध्य क्षेत्र पर कब्जा दो। प्रलय उन लोगों को देखे जा रहा था जो गरुड़ किंगडम, कालनाग किंगडम, शेषनाग किंगडम से थे। ड्रैगन किंगडम से आए हुए लड़ने वाले लोगों को खत्म किया जा चुका था। उसकी इस भयानक शक्ति और आभा ने हर किसी को आश्चर्यचकित कर दिया था। उसने उन लोगों को सभी को अपना राज्य साम्राज्य संभालने के लिए बोला और उनमें से कुछ योद्धाओं की टुकड़ियों को सभी भूखंड पर भेज दिया जिसके आगे उसके नाम का प्रतीक चिन्ह लगा हुआ था। उसने 1 महीने में पूरी पृथ्वी पर बसे सभी साम्राज्य को अपने नाम और प्रतीक चिन्ह के नीचे लाकर उनकी जिम्मेदारी कृष्णकांत और अन्य महागुरुओं को देकर वो आगे के लिए निकल गया। उसने पहले गरुड़ साम्राज्य की किंगडम में जाने के लिए गरुदा को अपने साथ लिया और अन्य लोगों को वही छोड़कर उसको लेकर गरुड़ साम्राज्य किंगडम में प्रवेश करने के लिए जा चुका था। वो देख पा रहा था उस समय गरुड़ किंगडम के अंतरिक्ष आयाम में भयानक युद्ध छिड़ा हुआ था। हर तरफ मारकाट मची हुई थी। एक योद्धा की भयानक शक्ति सभी को विचलित किए हुई थी। वो काफी सारे लोग मिलकर उससे मुकाबला कर रहे हैं। अपने साम्राज्य का ये हाल देखकर गरुदा को बहुत गुस्सा आ रहा था। प्रलय ने सभी को एक नज़र निरीक्षण किया और उसकी दिव्य दृष्टि सबको पार करती हुई फैलती हुई चली गई उस सभी ग्रहों पर जिनको उस जगह पर मौजूद खतरनाक जानवर उनके भूभाग को गंभीर हानि पहुंचा रहे थे। दिव्य गरुड़ पर सवार होकर गरुड़ किंगडम के महाराज उस दूसरे आदमी जो किसी सफेद रंग के विशाल भालू पर खड़ा हुआ था और उसकी पीठ पर खड़ा होकर लड़ाई कर रहा था। दोनों ही जानवर विशालकाय रूप में एक दूसरे से भिड़े हुए थे। भालू पर सवार आदमी ने अपनी तलवार से हरी रोशनी की शक्ति का वार किया था, जिसके बदले में गरुड़ पर उसके जवाब में लाल रोशनी आकर उस हरी रोशनी से टकरा जाती है। हरी तलवार के बार ने उस लाल तलवार को नष्ट कर दिया और आगे की ओर बढ़ गई थी, मगर उसका बार उस दिव्य गरुड़ और उस पर सवार आदमी से टकरा जाता। तभी एक और रोशनी आकर उससे टकरा गई और उसका वो बार खत्म हो गया था। जब उन दोनों ने गौर से देखा तो उनके बीच में कोई लड़का खड़ा हुआ था जिसने उस भालू और आदमी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे बताओ कि करुणेश कहाँ है इस वक्त। और उसने एक होंठ घुमाकर एक सर और लाश उसकी तरफ फेंक दी थी। उसको देखते ही वो हैरान हो गया था। उस लाश को देखकर वो बोला, असंभव, तुम कौन हो जिसने जरथिस को मार दिया? इस दुनिया में किसके पास ऐसी शक्ति है जो जरथिस को मार सके? स्टॉर्स वर्ल्ड के योद्धाओं को मारना कोई बच्चों का खेल नहीं है। उसके मुंह से स्टॉर्स वर्ल्ड का नाम सुनकर वो समझ गया था कि कोई रास्ता या राज इस दुनिया में जुड़ा हुआ है जो अन्य दुनिया को जोड़कर रखता है। प्रलय ने कुछ नहीं कहा और उसका रूप बदलने लगा और हर तरफ एक खौफनाक आभा ऑरा फैल गया जिसने सभी को कांपने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने हाथ में ग्रीन अल्टीमेट स्वॉर्ड को प्रकट किया और अगले ही पल अपनी जगह से गायब हो गया। जब 10-15 मिनट के बाद वापस आया तो सभी जानवरों और योद्धाओं के कटे शरीर अंध हवा में थे। उसने कुछ ही देर में उसकी फौज के खतरनाक योद्धाओं और जानवरों को गाजर मूली की तरह काट डाला था। उसके हाथों में उस तलवार को और उसको देखकर वो बोला, तुम डेविल हो क्या? उसने इतना ही बोल पाया था। अगली बार में उसके भालू को सैकड़ों टुकड़ों में कटा जा चुका था। उस आदमी और भालू को पता भी नहीं चला कब मौत ने उसको गले लगा लिया था। वो अभी भी उस काटे हुए सर पर खड़ा था। प्रलय के हर बढ़ते हुए कदम के साथ उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी। उस आदमी ने बिना कुछ सोचे भागने के लिए अपनी रफ्तार का उपयोग किया और पलक झपकते ही बहुत दूर निकल गया। उसको इस तरीके से भागता हुआ देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने अपनी तलवार को गायब किया और उसने हवा में अपना हाथ उठाकर अपनी मुट्ठी को बंद करना शुरू किया और इसी के साथ उसके भागने का आयाम अपने आप सिकुड़ने लगा और जम गया।
वो आदमी न आगे जा पा रहा था, ना ही पीछे, ना हिल पा रहा था। गरुड़ किंगडम का हर आदमी इस तरीके की शक्ति को देखकर हैरान था। उसके बदले हुए रंग रूप के साथ कोई उसको सही से पहचान ही नहीं पा रहा था। प्रलय ने उस आदमी को खत्म किया। उसने हवा में ही अपनी मूर्ति को भींच दिया, जिसके कारण एक दर्दनाक चीख हर तरफ गूंज गई थी। उसने अपने हौंद को वापस खींच लिया और उसके साथ ही उसकी भंडारण अंगूठी और उसकी तलवार उड़ती हुई उसके पास आ गई थी। उस तलवार को उसने दिव्य गरुड़ की तरफ उछाल दिया, जो सीधा महाराज के पास चली गई और उसके बाद वो जाने से पहले सभी जानवरों के शक्ति स्रोत को इकट्ठा करके और उनकी शक्ति मणि से अपने आप को ठीक करने का बोला और उस भालू का बड़ा शक्ति मणि उनकी तरफ फेंक दिया था। उसके बाद वो उस जगह से आयाम में दरार डालकर दूसरी तरफ के आयाम में प्रकट हुआ। इस बार वो कालनाग किंगडम में प्रकट हुआ था, जिसमें उसको काफी फायदा मिला था। उन दिव्य नाग को खत्म करने पर उसने एक ही स्वर्ण नाग की शक्ति मणि को अपने पास रखा, जो कि एक मेगा बीस्ट था। अन्य बीस्ट कोर उसने उन्हीं लोगों को दे दिए थे। अब तक उसने 3 लोगों को मारा था जो इस दुनिया के नहीं थे और अपनी शक्तिशाली लोगों और साधनों के साथ आए थे। कालनाग किंगडम को सेट करने के बाद प्रलय ने अपना कदम शेषनाग किंगडम में रखा। उस जगह के हालात सबसे ज्यादा खराब थे। उस जगह पर 4 मास्टर लॉर्ड थे, जिन लोगों ने उस किंगडम को तबाह कर दिया था। हर तरफ लोग योद्धा घायल थे, चीख पुकार मची हुई थी। जो लड़ाई में लड़ रहे थे उनकी आंखों में लड़ते हुए मारे जाने का जज्बा दिखाई दे रहा था। हर तरफ शक्तियों की लहर फैल रही थी और विस्फोट हो रहे हैं। ये देखकर उसने अपनी शांति को भंग नहीं होने दिया और उसने अपनी दिव्य शक्तियों को फैलाना शुरू किया और सभी योद्धाओं जानवरों को खाक करने में लग गया। अचानक भयानक और आभा ने उन सभी मास्टर लॉर्ड्स और उनके लोगों को खतरे का आभास कराया। तब तक तो आधा मैदान में चीख पुकार और राख बजती हुई नजर आ रही थी। वो देख रहे थे कि शक्तियों के हमले कई करोड़ मील दूर से आ रहे थे और उनके लोगों और सभी को राख में बदल रहे थे। वो महसूस कर पा रहे थे कोई उनके अंदर झांक कर देख रहा है। तभी उनके 3 साथियों की लाशें उनके सामने आ जाती है, जिनके सरों को धड़ से अलग कर दिया गया था। शेषनाग किंगडम के योद्धाओं ने देखा कि कोई अनजान शक्ति उनकी रक्षा करने और मदद के लिए आ चुकी है, तो खून से लथपथ शरीरों में एक बार फिर से जान भर उठी थी। उन मास्टर लॉर्ड्स के सामने प्रलय आ गया, जिसके और आभा का दबाव ही उनको घुटनों पर ले आया था। उनका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। 34 मध्य क्षेत्र पर कब्जा 3। प्रलय शेषनाग किंगडम से जा चुका था, लेकिन उसको अपनी मदद करने वाले की पहचान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इधर प्रलय उस जगह से गायब था और इधर पृथ्वी लोक पर और अन्य तीनों किंगडम को जानकारी मिल गई थी कि ड्रैगन सम्राट का उत्तराधिकारी प्रलय आ चुका है। उसकी विनाशकारी शक्तियों और आभा ने सभी को आश्चर्यचकित किया था। किसी को क्या पता था कि खजाना गांव में रहने वाला एक लड़का और गोमती नगर का कचरा ब्रह्मांड पर राज करने के लिए निकल जाएगा। आज वो उन लोगों के लिए दूर चमकता हुए तारे की तरह था, जो दूर से देखा जा सकता था, मगर उसको पाने के लिए और उसके पास भी जाने के लिए जो काबिलियत चाहिए थी वो केवल एक सपना था। इधर पृथ्वी लोक और अन्य किंगडम का अपना काम सुचारू रूप से चलने लगा था। इधर प्रलय ड्रैगन किंगडम को तबाह करते हुए उसके साथ मिले हुए लोगों के मिट्टी में मिलाता हुआ आगे बढ़ता चला गया। उसके सामने जो भी आया उसको अपने रास्ते से हटाता हुआ चला गया था। करोड़ों किंगडम ब्रह्मांड में बसे हुए थे। जिसका सुराग उसको उस काल के आक्रमण करने में मिला उसको मिटा दिया। उसकी पूरी वंशावली को कुचलकर खत्म कर दिया था। उसके भयानक नरसंहार करने वाले रूप को देखकर कुछ लोग ब्रह्मांड छोड़कर भागने में सफल हो गए थे और वो इस ब्रह्मांड को छोड़कर अन्य जगहों पर भाग गए थे जो गुप्त थी, जिनके बारे में कुछ विशेष लोगों को ही जानकारी थी। जब उसको पता चला कि किसी खास मकसद के लिए दानव और दैत्य प्रजाति के लोग भी मिले हुए थे और असुरों को कुछ खास चीज की जरूरत थी, जो महाराज बिंदुसार को किस्मत से किसी आयामी जगह पर मिली थी, उसको लेकर सारा साजिश रचकर इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिसमें ब्रह्मांड का लॉर्ड भी शामिल था। लेकिन उसको उन दुश्मनों और उस खास चीज के बारे में कुछ पता नहीं चला, जिसको हासिल करने के लिए उसके माँ बाप को मार दिया गया था। जितना वो सुलझने की कोशिश कर रहा था, बात उतनी ही उलझती हुई जा रही थी। उसको पता चला कि उसकी माँ इस ब्रह्मांड से थी ही नहीं, अब यह एक नया रहस्य उसके सामने आकार खड़ा हो गया था। जितना वो इतिहास में घुसता गया, उसको बुजुर्ग लोगों के द्वारा और महागुरुओं के द्वारा जानकारी मिलती गई। उसको बाद में पता चला कि उसके पिता और करुणेश सौतेले भाई थे, और सबसे हैरान करने वाली बात तो मधुदेव ने उसको बताई कि उसके पिता बिंदुसार भी इस आयामी दुनिया से नहीं थे। उसके सामने प्रश्नों के जवाब नहीं थे, वो प्रश्न लाइन लगाकर थे जब से ड्रैगन साम्राज्य को स्थापित किया गया था। अपने इतिहास और अपने दुश्मनों को मारकर वो सोच रहा था कि उसने अपना बदला ले लिया है, मगर वो इस बात को जानकर हैरान रह गया कि वो तो मोहरे मात थे। फिलहाल तो उसने उस जीवन ब्रह्मांड को अपने अधीन करके सबको अपनी शक्ति और काबिलियत का लोहा मनवा दिया था। उसने सभी को एकजुट होकर काम करने और आगे बढ़ने के लिए बोला और पृथ्वी लोक से करोड़ों लोगों को हर किंगडम का मालिक बना दिया। उन सबको उसने जो मुख्य रूप में संभालने वाले थे उनको स्टॉल स्वॉर्ड दी, जिसके साथ वो सभी को अपने काबू और नियंत्रण में रख सकते थे। मधुदेव का साम्राज्य भी इसी ब्राह्मण में आता था। पहले तो उसने सभी को एक करने और आपसी मनमुटाव को दूर करने के लिए जीवन ब्रह्मांड में भोज का आयोजन किया और सभी को निमंत्रण भेजा। 1 महीने तक एकांत में रहा और जब सब लोग आ गए तो वो ब्रह्मांड अधिपति राजमहल के सिंहासन पर बैठा हुआ था और उसके सामने उस विशालकाय जगह पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी।
उसका आयोजन कुछ दिनों तक चला और उसको उपहार में अनेकों तोहफे मिले थे। सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने के बाद वो कृष्णकांत और मधुदेव के साथ बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर शांति और गंभीरता बनी हुई थी। वो उन सवालों के जवाब पाना चाहता था, मगर इतने बड़े ब्रह्मांड किसको कहाँ ढूंढा जाए, ये बहुत बड़ी समस्या थी। मगर बातों बातों में उसको पता चलता है कि उसके पिताजी कई बार हिमालय की गहराई में उसके साथ आते थे घूमने के लिए और अपना समय उस क्षेत्र की कंकाल घाटियों में बिताते थे। वो उस क्षेत्र को बड़ा ही रहस्यमयी बताते थे। उस जगह की शांति उनको सुकून देती थी। प्रलय का दिमाग घूम गया। उसने सब कुछ अपने बाबा मधुदेव को सौंप दिया और अन्य लोगों। उसको अपने पिताजी की और माँ की तस्वीर मिली जिनमें उसने उनको देखा था। प्रलय ने आगे के सफ़र पर जाने से पहले उनको कुछ ग्रीन पिल दी और उनका सेवन करना और साधना विधि से अपनी शक्तियों को बढ़ाना बताया। उसने उन लोगों को सभी को साधना करने के लिए बोला। वो 1 साल तक उसी जगह पर रहा जब तक उन लोगों को मास्टर लॉर्ड लेवल पर नहीं ले आया। इस बीच उसने अनेकों निम्न स्तर की औषधियों का निर्माण करके अपने सभी लोगों को दी, जिसके कारण उनका ऊर्जा स्तर और शक्ति स्तर रफ्तार से आगे बढ़ता गया। उसने 1 साल में करोड़ों लोगों को एक नई शक्ति स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया। जो उनके लिए सपना था वो सच कर दिया गया था। मेहनत और लगन और अभ्यास से हासिल किया जा सकता है। उसने इस खाली समय का प्रयोग करके अपने कौशलों को तराशा और हासिल की गई किंगडम से दिव्य चीज़ों को अवशोषित करना जारी रखा, जिसके कारण उसकी शक्ति और आभा का दुगना विकास हुआ था। वो साधना करने के लिए अपनी दिव्य भूमि की दुनिया का ही प्रयोग करता था। इधर मध्य क्षेत्र के जो कि एक बड़ी रचना वाली दुनिया का बाहरी क्षेत्र था, जिसमें ऐसे पता नहीं कितने ब्रह्मांड थे, ये खबर फैली और नए ब्रह्मांड के अधिपति के उदय होने की खबर फैलने लगी थी। ब्रह्मांड स्तर पर होने वाले व्यापार और अन्य योद्धाओं के आने जाने वाली गतिविधि जो एक दूसरे के साथ सुचारू रूप से चलती थी, उनका नियंत्रण इन मास्टर लॉर्ड्स और कुछ एक्सपर्ट्स लेवल में जाने वाले लोगों के हाथों में था। प्रलय एक दिन अपने बाबा से मिलने के बाद और उनको कुछ और दिव्य चीज़ों का सेवन करवाने के बाद वो वापस से पृथ्वी लोक पर आ गया था। वो वापस से गोमती नगर में आ गया था। उसने अपना ऑरा और आभा को नियंत्रण में किया हुआ था, जिसके कारण फिर भी आम लोगों को भय लग रहा था कि कौन आ गया है। वो पहले गोमती नगर प्रमुख और अग्नि परिवार के लोगों के पास पहुंचा और रमेश के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करी। जब उसने अपना नाम बताया तो उनको समझ में ही नहीं आया कैसे प्रतिक्रिया करे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने दोस्त से मिलने आया हूं इस वक्त। 35 रहस्य की खोज। प्रलय इस वक्त गोमती नगर में अग्नि परिवार के लोगों के सामने खड़ा हुआ था और रमेश के बारे में पूछ रहा था। उसके आने की खबर ने उनको एक तरफ झटका दिया था तो वही वो हैरान भी थे। वहां के योद्धा भागे भागे अंदर जाकर सूचना देने के लिए चले गए थे। कुछ ही देर में अंदर से कुछ बड़े बुजुर्ग लोग बाहर आ जाते हैं, जो उसको इज्जत और सम्मान के साथ अंदर लेकर जाते हैं और तुरंत रमेश को सूचना देने के लिए बोलते हैं। सभी लोग इधर तुरंत सूचना देने के लिए चले जाते हैं। इधर रमेश केंद्र में कुछ कार्य में लगा हुआ था। अब उसका पद बढ़ गया था, वो भी केंद्र का मुख्य भाग बन चुका था। जैसे ही एक जवान योद्धा दौड़ते हुए केंद्र की तरफ जाता है और गेट से ही चिल्लाते हुए कहता जाता है, रमेश भाई, प्रलय भाई आए हैं आपको मिलने के लिए। पहले तो लोगों को छात्रों को लगा किसकी बात करता हुआ दौड़ता हुआ आ रहा है। जल्दी ही वो रमेश को मिलकर बताता है, ब्रह्मांड अधिपति उसके राजा आपके मित्र प्रलय भाई आए हैं आपसे मिलने के लिए। पहले तो रमेश को यकीन नहीं होता है, मगर फिर वो लड़का उसको यकीन दिलाते हुए कहता है, आप खुद ही चलकर देख लो, वो अग्नि परिवार के भवन में रुके हुए हैं। उसकी आने की खबर आग की तरह फैलती हुई चली गई। सबको पता चलता गया कि प्रलय वापस से रमेश से मिलने के लिए आया है। अगर गलती से उसको कुछ हो जाता तो शायद वो अंजाम की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इधर रमेश भागता हुआ भवन में पहुंचा और उसको देखकर भावुक हो गया था। उसने उसको गले लगाकर बोला, कोई इतना भी व्यस्त हो जाता है कि अपने दोस्त की खबर ही ना ले। उसकी बातों में छुपी शिकायत को वो समझ रहा था। दोनों दोस्तों को आपस में इस तरीके से मिलता हुआ देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक ब्रह्मांड का राजा और दूसरा एक छोटे से गांव का रहने वाला, दोनों में इतनी गहराई से दोस्ती होगी। वो जीवन का दिन भी था जब सभी दोस्त जिंदगी और मौत से गुजरे थे सुंदरबन में, जिसमें इनके 3 दोस्तों की मौत हो गई थी। पूरा गोमती नगर उससे मिलने के लिए उमड़ पड़ा था। केंद्र खाली हो गया था। प्रलय ने जब देखा कि सभी लोग उससे मिलने के लिए आए तो उसने रमेश से कहा कि चल ठीक है, बस ज्यादा सेठी मत कर यार, आज का शिकार तू करेगा और मैं पकाऊंगा। उसके बाद वो सभी लोगों से मिलने के लिए बाहर आ जाता है। वो सभी छोटे बड़े लोगों जनता योद्धाओं से मिलता है। वो उन सभी को कुछ न कुछ देता जाता है। वो छात्रों को स्टोरेज रिंग बांट देता है जिसमें धन संपदा के साथ युद्ध तकनीक ज्ञान भी था। वो उनको कुछ नॉर्मल स्रोत उनको सभी को देता है। वो आचार्य लोगों को उनकी क्षमता के हिसाब से शक्ति मणि देता है। नगर प्रमुख और सुरक्षा करने वाले सभी लोगों को कुछ न कुछ उनकी शक्ति के हिसाब से बांट देता है और आम जनता को पूरे गोमती नगर में किसी को नहीं छोड़ता है। उसको शाम हो जाती है। फिर वो उन लोगों से विदा लेकर रमेश को लेकर एक बार खजाना गांव में जाता है और उन लोगों से मिलकर उनको भी धन संपदा को दिल खोलकर देकर जाने से पहले आचार्य तुंगभद्रा से मिलता है, जो कि अब बूढ़े हो चुके थे। फिर कुछ सोचकर वो उनको कुछ विधि और साधना करने को कहता है। कुछ मात्रा में शक्ति मणि देकर फिर से सुंदरबन में प्रकट हो जाता है। वो लोग उसी जगह पर आए थे जिस जगह पर उनके साथ हादसा हुआ था। रमेश शिकार करके लाता है और प्रलय उसको पकाने लग जाता है।
प्रलय उसको बोलता है, तू मेरे साथ क्यों नहीं चलता है। इस पर वो मना कर देता है और कहता है, मेरे बूढ़े माँ बाप की देखभाल के लिए भी तो कोई चाहिए। माँ बाप की बात को सुनकर प्रलय का चेहरा उदास हो जाता है। फिर उसको याद आता है कि उसके बारे में हर जगह क्या अफवाह फैली हुई है। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तुझे उदास होने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ, मेरे माता पिता भी तो तेरे हुए ना। तू उनको क्या अपना नहीं मानता है जो मुंह उदास करके बैठा है। फिर तेरे बाबा मधुदेव तेरे साथ है। वो ये सब बातें उसका दिल हल्का करने के लिए बोल रहा था। उनके कई मील दूर तक कोई जानवर नहीं था। वो लोग अपनी रात उस आसमान के नीचे जंगल में गुजारते हैं। रात भर प्रलय उसको कुछ ना कुछ बताता रहा और सिखाता रहा था। फिर वो उसको कुछ टॉस पावर की एक ग्रीन स्वॉर्ड देता है और उसको प्रयोग करना सिखाता है। अगले दिन की दोपहर को वो लोग वापस केंद्र में प्रकट होते हैं आसमान में। रमेश हवा में चलता हुआ नीचे आ जाता है। उसके हर कदम के साथ सीढ़ियां बनती जा रही थी। उसके हाथों में उसका दिया तलवार था जिसके अंदर से दिव्य ऊर्जा निकल रही थी। उस भीड़ में मयंक और मैनिका भी थे जिनको शक्ति मणि स्रोत हासिल किए थे। उस रात ने सबकी किस्मत बदल डाली थी। आज सूरज और माचिस की तीली जैसा हाल था। वो लोग बदल चुके थे और हर किसी से प्रेम और इज्जत का ही आचरण किया करते थे। यही उनका प्रायश्चित था। रमेश के पहुंचने के बाद प्रलय फिर से हवा में गायब हो गया था। उसके आने और वापस जाने की बात हर राज्य में फैल गई थी। सभी को विश्वास करना भारी पड़ रहा था कि ब्रह्मांड का राजा यहाँ पर आया और मिलकर वापस चला गया। ये बात जब ड्रैगन साम्राज्य के आर्यव्रत को चलाने वाले लोगों के पास पहुंची तो वो जबरदस्ती उसके माँ बाप के पैरों में पड़कर उनको मानाकर अपने साथ ले आए। और फिर रमेश को मजबूरी में ड्रैगन साम्राज्य के उस क्षेत्र में आना पड़ा था। उसको एक विशाल राजमहल और उसकी सुविधा का काम दे दिया था। हर छोटा बड़ा काम उस जगह का उसकी सलाह से होने लगा था। आज उसको समझ आ रहा था उसका दोस्त किस मुकाम पर था। जब राजकुमार चंद्रकांत और राजकुमारी नैना को पता चला तो वो भी रमेश से मिलने के लिए आए और उसके साथ रुके। उन दोनों को कई भूखंड दिए गए थे संभालने के लिए, जिनमें ये भी एक था। उन लोगों को रमेश से प्रलय के जीवन संघर्ष के बारे में बहुत कुछ पता चला था। राजकुमारी नैना तो सुनते हुए ही भावुक हो गई थी। राजकुमार भानुदेव और राजकुमारी इंदुमती को पता चला तो वो लोग भी आए थे। जब लोगों के बीच में अग्नि परिवार के बारे में जानकारी मिली तो कृष और मालिनी का पद और कद दोनों ही बढ़ा कर दिया गया था। धीरे धीरे यह बात भी फैल गई कि मालिनी और कृष दोनों भी उसी कला केंद्र में पढ़ते थे जिसमें यंग मास्टर, तो उनकी जिंदगी भी बदलते हुए देर नहीं लगी। हर कोई किंगडम उनसे जुड़े हुए लोगों को खुश रखना चाहता था जिससे उनको भी कभी लॉर्ड से मिलने का मौका मिल सके। वो सभी किंगडम के ऊपर थे। इधर एक बार उसके आने से ही उससे जुड़े हुए लोगों को फायदा मिल रहा था। इधर प्रलय अपने सफ़र और जवाबों की तलाश में निकल चुका था। इस समय वो हिमालय की बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक की चोटी पर खड़ा हुआ था। उसके बाल कंधे तक लहरा रहे थे। उसकी आंखें युद्ध के जुनून से भरी हुई थी। उसकी आभा ऑरा उन पहाड़ियों में कई लाखों मील दूर तक फैला हुआ था। उसकी आंखें चारों दिशाओं को स्कैन कर रही थी जैसे किसी चीज़ को खोजने की कोशिश कर रही हो। जब कोई उसके सामने से हरकत होती नजर नहीं आ रही थी। उस क्षेत्र में जगह जगह पर जानवरों के कंकाल पड़े हुए थे। प्रलय उस कंकाल घाटी में प्रवेश कर गया और जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर उड़ता हुआ उन पर्वत खायों में से गुजरने लगा था। उसने कई बड़े बड़े जानवर देखे जो गुफाओं में छुपे हुए थे। सबसे अजीब बात यह थी, यह जानवर बाहर नहीं निकले थे। दिन में उसने सोचा क्या ये पर कोई छुपा हुआ खतरा भी हो सकता है क्या है। उसने अपना सफ़र जारी रखा और कुछ लाख मील की दूरी करने के बाद उसको आदमी और जानवरों मिले झूले लोग दिखाई दिए जो कि पहाड़ियों के बीच आगे लाख मील दूर गुफा के बाहर खड़े हुए थे और जानवरों का शिकार करके उनको गुफा के अंदर ले जा रहे थे। तभी उसने देखा कि एक हाथी जितना मोटा कटरपिल जो जमीन पर रेंग रहा था वो कई 100 फुट बड़ा था और रेंगता हुआ चल रहा था। उसके शरीर पर कांटे उगे हुए थे। उसकी बड़ी दो गोल गोल आंखें और सामने निकले हुए दो पैने टेंटिकल्स जो मोटे और तलवार जैसे तेज थे चक्कर लगा रहा था। 36 रहस्य की खोज 2। प्रलय इस समय कंकाल पहाड़ियों के क्षेत्र में खड़ा होकर देख रहा था। उसको उस प्रजाति के अलावा अभी अन्य कोई सुराग नहीं मिला था। ऐसी जगहों पर जीवों और जंतुओं का होना स्वाभाविक था। वो उस क्षेत्र से बिना किसी जानवर से उलझे आगे चलता चला गया था। वो अब तक कई लाख मील का सफ़र उन पहाड़ियों में कर चुका था। आखिर में थक हार कर उसने एक हिरण का शिकार किया और फिर उन पहाड़ियों में किसी पानी और गुफा या मैदान की तलाश करने लगा। कुछ देर की तलाश के बाद उसको सांपों और जानवरों से भरी हुई एक पहाड़ी क्षेत्र दिखाई दिया जहां पर झरने से पानी बहता हुआ आ रहा था। प्रलय ने जंगल में से लकड़ियों को इकट्ठा किया और झरने के पास अपने रुकने का इंतजाम किया। उसने अपना ऑरा आभा को प्रसारित कर दिया जिसके कारण कोई जानवर उसको परेशान न करे। उसकी शक्ति का दबाव और प्रेशर को महसूस करके जानवर उस जगह से इधर उधर हो गए। उसने कुछ देर में उसको तैयार करके आग जलाकर पकने के लिए टांग दिया और खुद एक चट्टान के टुकड़े को खींचकर उस पर बैठ गया और उसको देखने लगा और उस पर मसाले डालकर अच्छी तरीके से भुनने के बाद वो उसको खाने लगा था। उसने खाने के बाद अपने कुछ जानवरों को खुला छोड़ दिया और ड्रैगन को बाहर निकाला और उसका छोटा रूप रात को अलग से चमक रहा था। उन कुछ जानवरों को बाहर करके वो सुकून से अपने लिए जगह बनाकर लेट गया। उसने अपने अंदर उस अंडे जैसी शक्ति मणि से बड़े हुए सांप को भी बाहर निकाल दिया। दोनों ही एक दूसरे के साथ खेलने में लगे रहे। इस समय उसके दिव्य जानवरों को देखकर अन्य जानवरों से लंबी दूरी चले गए थे।
प्रलय कंकाल पहाड़ियों में लेटा हुआ अपनी आंख बंद करके ध्यान की अवस्था में चला गया, जिसके कारण उसकी इंद्रिय निग्रह शक्ति और भी तीव्र हो गई थी। वो पूरी रात अपनी आंख बंद करके लेटा रहा और अपनी आत्मा लेवल को बढ़ता रहा। सुबह जब सूरज ने दस्तक दी तो सभी जानवर उसके अंदर चले गए और वो उठकर फ्रेश हुआ और झरने के पानी में नहाने लगा। झरने का पानी 5-6 फुट मोटी धार से गिर रहा था। ये पहाड़ों से निकलता हुआ आ रहा था। प्रलय ने पानी में डुबकी लगाई और पानी के अंदर तैरती हुई मछली को देखने लगा। वे लार्वा जैसी छोटी मछली उसको सामान्य नहीं लगी और वो उस मछली की दिशा का पता लगाने लगा। उसके अंदर से उसको असामान्य ऊर्जा महसूस हो रही थी। प्रलय उस मछली का पीछा करते हुए झरने की गहराई में जाने लग जाता है। वो तैरता हुआ नीचे जाता रहा। काफी देर के बाद उसको पानी का विशाल स्रोत दिखाई देता है, जो जमीन पर नीचे बिखरी हुई पहाड़ियों की दरारों में जो अलग अलग दिशा में जा रही थी उनमें बहता हुआ जा रहा था। वो समझ सकता था कि तल का यही पानी सारे जमीन को सींचता है और अलग अलग स्थानों पर प्रकट होकर जीवों, पेड़ पौधे, वनस्पति आदि का पालन पोषण करता है। इतना नीचे एक दिशा में आने के बाद और इतनी मेहनत करने के बाद वो उस विशाल पानी के स्रोत में प्रवेश करता है। वो उसके नीचे अंदर चला जाता है। काफी घंटों से रफ्तार से जाने के बाद उसको उस पानी में एक तल पर ब्लैक ड्रैगन जैसा पहाड़ दिखाई देता है, जो पूरा काला बना हुआ था। उसके विशाल गुफा जैसे मुंह में पानी भरता हुआ जा रहा था और अन्य दिशाओं में फैलता जा रहा था। वो सभी तरफ देखता और फिर उस विशाल गुफा में उड़ते हुए जाने लग जाता है। उस मुंह के अंदर आधा पहाड़ खाली था और आधा पानी से भरा हुआ था। उस पहाड़ में कई घुमावदार मोड़ों को पार करने के बाद शायद वो पृथ्वी लोक के बीच में धरती के मध्य में आ चुका था। उसने पानी की धारा के विपरीत अंधेरी गुफा दिखाई दी। उसने उस तरफ जाना शुरू किया और उसकी जमीन पर अपना कदम रखा। उसको अजीब सा एहसास हुआ, जैसे किसी जानी पहचानी अनुभूति उसकी आत्मा को शांति महसूस करवा रही थी। उसने उस जगह पर उजाला करने के लिए दिव्य रोशनी और दिव्य ऊर्जा को सक्रिय किया और उसके बनाए हुए वो प्रकाश के गोले उसके आगे के मकड़ी के जाले और अन्य चीजों को जलाते हुए उसके लिए रास्ता बनाते हुए आगे जलने लगे। वो आगे चलता गया और कुछ घंटों के बाद काले पत्थरों से बने हुए कमरे में आ चुका था, जो एक तरफ से खुला हुआ था और उसकी 3 तरफ दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे। बीच में एक बॉक्स रखा हुआ था जिस पर 3 रंगों के ड्रैगन का चित्र बना हुआ था। प्रलय हैरान था उस चीज को देखकर। वो सोच रहा था, इस तरीके से किसी चीज को छुपा कर रखना मतलब कि जरूर कोई खास बात है या चीज है और शायद पिताजी इसको ही सुरक्षित रखने और देखने के लिए आते थे। काफी देर तक सभी चीजों की जांच करने के बाद उसने कमरे में रखे हुए उस काले बॉक्स की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए थे। उसने उस रखे हुए बॉक्स को गौर से देखा और फिर अपने हाथों में उठा लिया। उसको घुमाकर इधर उधर से देखने लगा। उसके ऊपर पतली बारीक रेखाएं बनी हुई थी और उस ड्रैगन का मुंह खुला हुआ था। वो बारीक रेखाओं ने पूरे बॉक्स को कवर किया हुआ था। कुछ विचार करने के बाद प्रलय अपनी उंगली में कट मारकर उसके अंदर अपना खून डालने लग जाता है और कुछ ही देर में कुछ खून से वो बारीक रेखाएं भर जाती है और उसी के साथ एक तेज रोशनी होती है जो कमरे में फैल जाती है और उसकी रोशनी से एक तरफ दीवार पर बनी हुई आकृति चमकने लग जाती है, जैसे उनको जीवित कर दिया गया हो। जब रोशनी कम होती है तो वो देखता है कि दीवार उसके सामने वाली चमकने लगी थी और उस पर बने हुए जीव जंतु के चित्र सजीव लगने लगे थे। उनके बीच में बना हुआ ड्रैगन का चिन्ह भी धीरे धीरे सजीव होता जा रहा था। प्रलय ने अपना ध्यान उस जगह से हटाकर उस बॉक्स पर किया जो खुल गया था। वो 5-6 फुट चौड़ा बॉक्स एक आवाज के साथ खुल गया था। उसके अंदर उसको चमकते हुए 9-10 मोती जैसी मणि रखी हुई थी। उनमें तेज रोशनी निकल रही थी। उन 2 मणि में किसी परछाई जैसा कुछ दिखाई दे रहा था, मगर उसकी शक्ति के आगे वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था। उसकी दिव्य दृष्टि भी अवरोध से रुक रही थी। उसको वो उठाकर किसी मोटे खरबूजे जैसी मणि को देखने लग जाता है। वो रोशनी से चमकती हुई सभी मणि जैसे जैसे वो उनको उठाता गया वो सभी उसके हाथों से होती हुई उसके अंदर प्रवेश करती हुई चली गईं। उन सभी मणियों ने उसके अंदर भारी बदलाव किए थे, उसकी आंतरिक शक्ति और बाहरी शक्ति में। वो अपने और भी ऊर्जावान होने के एहसास को दबा नहीं पाया, जो कि उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपनी आंखों के आयाम में देखा तो पाया कि कुछ रंग के तालाब आपस में मिल चुके थे और बचे हुए मिलने के लिए लाइन में खड़े हुए थे। प्रलय को उस बॉक्स के अलावा और कुछ नहीं मिला। फिर उसने उस दीवार की तरफ देखा जो कि अब स्थिर थी और सभी प्राचीन चित्र और चिन्ह एक क्रमबद्ध श्रृंखला में लग गए थे। उसके सामने उस ड्रैगन का मुंह खुला हुआ दिखाई दे रहा था। प्रलय अपना हाथ उन चित्रों और चिन्ह पर घुमाने लगा। वो वास्तव में उनको छूकर देखना चाह रहा था। ऐसा करते हुए जब उसका हाथ उस ड्रैगन के ऊपर आया तो उस पूरी दीवार में हलचल होने लगी और प्रलय के देखते ही देखते वो दीवार की हलचल किसी काली अंधेरी सुरंग में बदल गई जिसने उसको उसमें खींच लिया था। 37 प्रलय और ड्रैगन वर्ल्ड। प्रलय को कंकाल पर्वत की खोजबीन के समय मिले हुए गुप्त कमरे के द्वार में बने हुए काले भंवर की सुरंग के द्वारा अपने अंदर खींच लिया गया था। वो अंधेरी सुरंग अराजक काली शक्तियों से भरी हुई थी जो तेजी से उसको खींचते हुए ले जा रही थी। उन शक्तियों का शुरू में उसके शरीर पर दबाव पड़ा, मगर जब उसके अपनी आभा और ऑरा को प्रसारित किया तो वो दबाव हट गया और वो फिर अपने पंखों की मदद से उस भंवर में तेज गति से उड़ान भर दी।
वो रोशनी की गति से उसमें उड़ता हुआ चला जा रहा था। एक काल तक यात्रा करने के बाद उसको अपनी दिव्य दृष्टि से उस सुरंग का पार नजर आने लगता है, मगर उसको इतने करोड़ों मील दूर से ही किसी बड़ी शक्ति के होने के संकेत मिल रहे थे। एक अजीब सा ऑरा और आभा को वो सुरंग प्रसारित करती जा रही थी। उस सुरंग ने जल्दी ही उनको एक ऊर्जा क्षेत्र में फेंक दिया था, जो किसी गोलाकार रंगीन भंवर बना हुआ था। उसके अंदर काली, लाल और हरी शक्तियां मिली हुई थी। उस विशालकाय भंवर में वो छोटी पहाड़ियों जैसी गेंदों को घूमते हुए देख सकता था। उनकी तादाद बहुत अधिक थी। उसके आते ही उसके अंदर वो बॉल प्रकाश गति से भी तेजी के साथ घूमने लगी और प्रलय पर हमला कर दिया। प्रलय पहले हमले को बड़ी मुश्किल से रोक पाया था। पहला हमले से बचते हुए देखकर इस बार दुगनी ताकत और रफ्तार से उस पर हमला हुआ और उसको उड़ता हुआ भेज दिया गया, जिसके कारण वो उस भंवर में काली बॉल से जा टकराया था। उस काली बॉल की घूर्ण गति से उसको फिर से अलग दिशा में भेज दिया गया था और फिर उसके ऊपर हमला हो गया। उसके अंदर उन करोड़ों बॉलों ने उसको हमला करके लहूलुहान कर डाला था। इस बार जब काली बॉल ने उसके ऊपर हमला किया तो वो भंवर के बीच से ऊपर उड़ता हुआ शंकु जैसे पिरामिड पर जा गिरा था। उसका कवच टूट चुका था और उसके शरीर पर जख्मों के निशान थे। वो अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी उनसे बचने में कामयाब नहीं हो पाया था। उसके दिमाग से खुद को शक्तिशाली होने का वहम खत्म हो गया था। आज उसको लग रहा था गलत जगह फंस गया है। वो उस विशालकाय शंकु पर पड़ा हुआ था और उसके शरीर पर खून बहता जा रहा था, जिसके कारण शंकु का बहुत बड़ा क्षेत्र उसके खून से रंग गया था और इसी प्रक्रिया में उसका खून उस शंकु की किसी दीवार में चला जाता है। इधर वो अपने पास मौजूद ऊर्जा गोलियों की बोतल को खाली कर डालता है और अपने पास मौजूद स्वर्गीय मेगा बीस्ट हाई रैंक के खजानों को निगलना शुरू कर देता है और उसी के ऊपर आसन लगाकर अपने शरीर का उपचार करने लग जाता है, जिसके कारण उसकी शक्ति तेजी से वापस आनी शुरू हो जाती है। इस समय उसका शरीर सतरंगी दिव्य आभा मंडल में चमक रहा था और उसके शरीर पर फिर से सप्तरंगों की जगह पर अन्य हजारों रंगों की फीकी सुनहरी रोशनी उत्सर्जित हो रही थी। वो अपने ध्यान में अपनी आत्मा क्षेत्र में था और इधर उसके खून को सोखने के बाद वो सभी बॉल ऊर्जा में बदलकर उसके शरीर में बिजली की गति से प्रवेश करना शुरू कर देती है। वो अपने परम कमल पर बैठा हुआ अपनी ध्यान अवस्था में आत्मा को मिलाकर अपनी मानसिक और अन्य शक्तियों को मजबूत करने में लगा हुआ था। वो महसूस कर पा रहा था कि उसकी शक्तियों में तेजी से सुधार हो रहा था और वो आगे भी बढ़ पा रहा था। वो अपनी शक्ति और साधना को चालू करता रहा जब तक कि ऊर्जा अवशोषित करने की विधि पूर्ण रूप से खत्म नहीं हो गई। जब उसके शरीर में सभी ऊर्जा को आत्मा में मिला लिया और अपने शरीर में हर अंग में घुमा दिया था, जिसके कारण उसकी मजबूती अब उसको पहले से अधिक लग रही थी। वो जब अपनी ध्यान समाधि से वापस बाहर आए तो वो देखकर हैरान था कि उसका वो शक्तियों से भरा हुआ रंगीन भंवर और सभी चीजें गायब हो गई थी। वो अपने आप को निर्वात जैसी स्थिति में पा रहा था। तभी उसकी आंख खुलते ही उसको एक तालाब से बाहर फेंक दिया गया। बाहर आने के बाद उसने देखा कि उस जगह पर ड्रैगन जैसे पहाड़ों का समूह बना हुआ था, जिनकी संख्या लाखों में थी। उसने देखा कि उस जगह पर छोटा जानवर भी कई पहाड़ों जितना विशाल था। तभी उसको उसकी छठी इंद्रिय ने खतरे का आभास कराया और उसने देखा कि उसके सामने लाखों चींटियों का झुंड पहाड़ियों से निकलकर उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो चिंटियां लाल रंगों की थी और बड़ी रफ्तार से उसकी तरफ उड़ती हुई आ रही थी। प्रलय ने उस पहाड़ी जंगली क्षेत्र में, जो कि बिल्कुल अनजान थी, उसने कोई खतरा मोल न उठाते हुए भागना शुरू किया और रास्ते में पड़ने वाले विशालकाय पेड़ों से बचते हुए आसमान में उड़ने लगा, मगर ज्यादा ऊंचाई पर नहीं गया, जिसके कारण किसी और मुसीबत का सामना न करना पड़े। मगर कहते हैं कि मुसीबत कभी बोलकर नहीं आती है। उसकी भनक अन्य जानवरों को लगी तो उड़ने वाली मकड़ियों के बीच में फंसा गया था। उसने अपनी दिशा बदली और अलग दिशा में रफ्तार से रोशनी की किरण में बदल कर जाने लगा। इस समय उसके पीछे अनेकों रोशनियों की कतारें उसके ऊपर हमला कर रही थी और उसके पीछे लगी हुई थी। उसने अपनी दिव्य दृष्टि को सक्रिय करके आगे को देखा और अन्य दिशाओं को देखा। जब उसको कुछ करोड़ मील पर लोगों का एहसास हुआ तो उसने अपनी दिशा को उस तरफ कर दिया था। इन सब के बीच उनकी संख्या बढ़ती गई और अन्य रोशनी भी उसमें शामिल होती गई थी। तभी किसी का शक्तिशाली हमला उसको अपने ठीक पीछे आता हुआ महसूस हुआ। एक बीम थी जिसको उसने हवा में ही उड़ते हुए छलांग लगाकर उसको चकमा दिया। वो लाइट बीम जिस जगह पर जाकर टकराई थी उस जगह को उसने धूल में बदल दिया था। प्रलय अपनी जान के पीछे पड़े इन जानवरों से पीछा छुड़ाने के लिए उसने उन पर धरती कौशल और वायु कौशल, अग्नि कौशल, बर्फ कौशल और बिजली कौशल का प्रयोग एक एक करके प्रयोग करने लगा था। उसने अपने हाथों में हरी तलवार को पकड़ लिया और उनके ऊपर तलवार इंटेंट और तलवार फील्ड को सक्रिय किया और उनके ऊपर हमला कर दिया। 38 महाविनाशी मौत के जंगल के खतरे। प्रलय हवा में उड़ता हुआ उन जानवरों पर हमला कर चुका था, जिसके कारण लाखों मील दूर तक शक्तियों के विस्फोट होने लगे थे, जिनमें से कुछ जानवर तो शक्तियों के टकराव से मारे भी गए थे और अन्य की गति धीमी हो गई थी। प्रलय ने मानसिक हमलों का प्रयोग किया और आत्मा हमला का प्रयोग किया और साथ में उसने पशु नियंत्रण विधि का इस्तेमाल किया, जिसके कारण उन सभी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और वो सभी धीमे हो गए और फिर एक दूसरे पर हमला करने लगे थे। उनके मारे जाने पर उनके शरीर से शक्ति पुंज नीचे गिरने लगे थे। जैसे ही ऐसा हुआ, प्रलय ने बिना देर किए सभी को अपने पास इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। ये पहली बार देख रहा था किसी भी जानवर के मारे जाने के बाद उसका शक्तिपुंज अपने आप उनका शरीर छोड़ रहा था। अभी भी दो शक्तिशाली जानवर आपस में लड़ रहे थे। उनकी उधर लड़ाई हो रही थी, इधर प्रलय ने जमीन पर गिरे हुए भी प्रकाशपुंज को उठा लिया था।
तभी आसमान में दो हमले टकरा गए और भयानक शक्ति लहर फैल गई, जिसका अनुमान और एहसास उसको भी हुआ था जब वो उनकी चपेट में आया था। वो उस भालू और लकड़भगा को लड़ते हुए देख पा रहा था, मगर यह क्या, उस भयानक हमले के बाद उसका नियंत्रण उनकी आत्मा और मन से हट गया। इस समय वो दोनों लहूलुहान हो रखे थे और फिर उनकी नज़र उसकी तरफ घूम गई थी। वो उसको जिंदा खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। प्रलय ने तुरंत अपनी रोशनी की गति का प्रयोग किया और भाग खड़ा हुआ। उन जानवरों ने भी अपनी शक्ति को घनीभूत किया और उसके पीछे पड़ गए। इस बार उनकी रफ्तार पहली की तुलना में दुगनी तेज थी, जिसके कारण उनके बीच की दूरी कम होती जा रहा थी। और एक समय ऐसा आया कि उन जानवरों ने अपना पंजा लहराया और उसके ऊपर वार किया। दोनों के हमले से उसने अपने आप को बचाने की कोशिश करी और वो एक के हमले से बच गया जैसे तैसे, मगर दूसरे का हमला उसकी छाती पर जाकर लगा और वो किसी धूमकेतु की तरह उड़ता हुआ नीचे पीछे की तरफ गिरने लगा था। उस जानवर के बार से उसकी छाती दर्द कर उठी थी। वो उड़ता हुआ सीधा पहाड़ियों और पेड़ों से टकराता हुआ खाई के अंदर जाकर पड़ा था। उसका सप्तरंगी कवच टूट गया था, मगर उसको अंदरूनी कुछ ज्यादा चोट नहीं आई थी। वो दोनों जानवर, भालू और लकड़भगा, दोनों ही उससे कुछ मील दूरी पर जमीन पर उतर गए थे। प्रलय को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कि वो शक्ति होते हुए भी, पूरी शक्ति प्रयोग करने के बाद भी उसके हमले की मारक तीव्रता कम थी, जैसे कोई अदृश्य बंधन हो। फिलहाल तो वो अपने सामने दिखाई दो खतरनाक जानवरों को देख रहा था। उन जानवरों ने आगे बढ़ते हुए अपना पंजा उठाकर हवा धारदार ब्लेड को बनाया और उसकी तरफ फेंक दिया। प्रलय ने बिना देर किया विद्युत पंच का प्रयोग किया और अपना मुक्का उस ब्लेड की तरफ भेज दिया। उसके पंच की शक्ति ब्लेड को नष्ट करते हुए उसके शरीर जा टकराई, जिसके कारण उसका शरीर पीछे की तरफ उड़ गया था और पहाड़ से जा टकराया था। भालू को घायल होता देखकर लकड़बगा उसकी तरफ अपना मुंह खोलकर अपने पंजे का बार उसके सर पर करने के लिए अपनी गति भागा। इधर प्रलय उसके हमले के लिए पहले से ही तैयार था, इसलिए उसने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को प्रसारित किया और उनको देवीय हथेली के साथ जोड़कर उस पर हमला कर दिया था। दोनों के हमले की शक्तियों के टकराने से एक लहर उठी और उस जानवर का शरीर चिथड़ों में बदल गया। प्रलय ने उसके शक्तिपुंज को अपने काबू में लिया और फिर उसने उस घायल हुए पड़े भालू की तरफ देखा, जो अभी भी जमीन पर ही पड़ा हुआ था। उसने अपने हाथों में ग्रीन स्वॉर्ड को लिया और उसके शरीर को दो भागों में चीर दिया और उसके अंदर के शक्तिपुंज, जो किसी विशाल हाथी जैसे थे, उनके ऊपर कई धारियां बनी हुई थी, उनको अपने पास रख लिया और उस जगह से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलने के लिए फिर से अपनी तेज रफ्तार में उड़ने लगा। इस बार उसने उस जंगल में दिखाई दे रहे एक पेड़ पर लादे हुए फलों को देखा, जो शक्तियों से भरे हुए चमक रहे थे। उसने रुककर कुछ ही देर में पूरे पेड़ के फलों को तोड़ लिया और आगे जाने के लिए उड़ने वाला था। तभी उसको ध्वनि तरंग का हमला अपनी ओर आता हुआ महसूस हुआ और उसने वक्त रहते हुए अपने सामने एक सुरक्षा कवच का निर्माण किया और बिना सोचे रोशनी की किरण में बदलकर भाग लिया। उसकी और उसके पीछे आ रहे जानवर की रफ्तार में दिन रात का अंतर था। उसने वो हमला दूर से किया था, मगर उसने उस दूरी की कमी को भी कुछ ही पलों में कवर कर लिया था। इतने में प्रलय भी उस जंगल में से उधर हो उड़ता हुआ जा रहा था, जिधर उसको मानव जैसे लोग दिखाई दिए थे। उन लोगों ने भी खतरा भांप लिया था। उनको उस जानवर की आभा और पहले ही महसूस हो चुका था। वो लोग जो उस क्षेत्र में शिकार कर रहे थे अपने साथियों को आगाह किया और उनका समूह उस जानवर से निपटने के लिए तैयार हो गया था। वो देख पा रहे थे कि ड्रैगन चील का हमला अपने विशाल बड़े बड़े मुंह से निकलकर सौधारा बनाकर सामने वाले से टकराने वाला था। सामने वाला भी उसकी शक्तियों के हमले से फुर्ती से बचता हुआ उसके ऊपर देवी हथेली की शक्ति से पलट बार करता है और उसका पलट बार उस ड्रैगन चील से टकरा जाता है, जिसके कारण उसको एक बड़ा झटका लगता है। वो नीचे गिरने लग जाता है। इन सब में उस ड्रैगन चील का हमला भी उस आदमी को लगता है और वो भी नीचे गिरने लग जाता है। वो वहां पर मौजूद लोगों का समूह भी अपनी जगह से गायब हो जाता है। जब तक वो उस जगह पर आते हैं तो देखते हैं कि एक लड़का अपने हाथ में हरी रंग की तलवार से उस ड्रैगन के शरीर को कई टुकड़ों में काट चुका था। वो इस समय बुरी तरीके से घायल होता है। वो उसका शक्तिपुंज अपने पास रखता है और उसके शरीर को भी, और वहीं पर तलवार के सहारे घुटनों के बल बैठ जाता है। फिलहाल तो वो अपने आप को शक्तिहीन महसूस कर रहा था। उसने डिवाइन स्लैश तकनीक का प्रयोग किया था, जिसमें भारी मात्रा में शक्तियों की खपत होती थी। उसने इस तलवार टांकिनिक के साथ तलवार फील्ड और तलवार इंटेंट का प्रयोग भी किया था, जिसके कारण वो उस ड्रैगन चील को मारने में सफल रहा था। वो देखता है उसके पास लोगों का समूह प्रकट होना शुरू हो जाता है। वो लोग उसको अजीब निगाहों से देखना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक कहता है, सरदार ये तो बच्चा है, देखने में तो यह 18 साल के आसपास लग रहा है। प्रलय की आंतरिक ऊर्जा शक्ति कमजोर हो गई थी और वो इस जगह पर अपनी पूरी शक्ति का भी प्रयोग नहीं कर पा रहा था, जैसे उसके ऊपर कोई बंदिश लगी हुई हो। उन लोगों को देखकर उसको कोई गलत भावना नहीं महसूस हुई, तो उसने अपने आप को और भी कमजोर दिखाया और तलवार के सहारे खड़ा होकर उनकी तरफ देखकर बोला, कौन हो तुम लोग, मुझसे क्या चाहते हो? उसकी इस हिम्मत और उसकी दिलेरी को देखकर उनमें से एक आदमी बोला, हम चाहते हैं कि तुम अपने आप को जिंदा रखने में सफल रहो। वैसे लगता तो नहीं है कि अगर किसी और जानवर ने तुम पर इस हालत में हमला किया तो खुद को और अधिक समय तक जीवित रख पाओगे। उनकी बातों को सुनकर प्रलय कुछ कहने हो वाला था, तभी उन लोगों को लगता है कोई भरी शक्तियों का दबाव और आभा उनकी तरफ बढ़ रही है।
उनमें से एक आदमी कहता है, लड़के को अपने साथ लो और भागो। लगता है ड्रैगन्स को भनक लग गई है। ये ब्राउन किंग ड्रैगन की आभा है, अगर वो आ रहा है तो और भी आएंगे। और वो लोग प्रलय को पकड़ते हैं और उसको लेकर तेजी से भागना शुरू कर देते हैं। तभी उन लोगों को आवाज़ सुनाई देती है, तुम लोगों ने मेरे इस क्षेत्र में लाखों जानवरों को मार डाला है। आज मैं ये निश्चित करूंगा कि तुम में से कोई भी जीवित न बचकर जा पाए। उन लोगों को बड़ा धक्का लगता है उस ड्रैगन की बात को सुनकर। फिलहाल तो वो लोग अपने आप को सुरक्षित क्षेत्र की तरफ जाने में लगे हुए थे और वो इसमें कामयाब भी होते हैं। वे लोग जंगल के दूसरे दायरे में आ जाते हैं। कुछ भयानक दहाड़ की आवाज़ के साथ उस जगह पर कुछ देर में शांति पड़ जाती है। 39 ब्राउन ड्रैगन का हमला। प्रलय इस समय जख्मी हालत में था, तभी उनको उस क्षेत्र में विशालकाय मिट्टी के रंग जैसा ड्रैगन अपने मुंह से आग उगलता हुआ उड़ता हुआ उनके पीछे आता नजर आता है। उसके 100 से अधिक मुंह से भयानक काली ज्वाला निकल रही थी जो पहाड़ियों जंगल को राख में बदलती जा रही थी। उसकी आभा औरा का दबाव वो लोग भी महसूस कर पा रहे थे। उनमें से एक आदमी कहता है, सरदार लगता है आज हम लोग भी इस मौत के जंगल में शिकार हो जाएंगे इस लड़के के साथ। इसने ऐसा क्या किया है जो अंदर रहने वाले इन भयानक ड्रैगन को भी गुस्सा आ रखा है। उसके बाद वो लोग प्रलय को अपनी शक्तियों से पीछे की तरफ फेंक देते हैं और वो उड़ता हुआ मीलों दूर जाकर गिरता है। प्रलय सबसे पहले अपनी शक्तियों और शरीर की ऊर्जा पूर्ति के लिए अपने पास से शक्ति पुंज को निकालकर सोखाना शुरू कर देता है। वो भारी मात्रा में उन शक्ति स्रोतों को निकालकर अपनी अंगूठी की दुनिया में गायब हो जाता है। इधर उन लोगों को उस ड्रैगन से लड़ते हुए पूरा एक दिन का समय निकल जाता है। रात में भी उस जंगल में तबाही मची हुई थी, काफ़ी लोग जख्मी हो गए थे। ड्रैगन की हालत भी लगातार शक्ति प्रयोग करने से कम हो गई थी। उसके शरीर पर हजारों जख्म हो चुके थे। वो भयानक तरीके से दहाड़ मार रहा था, उसकी आंखों में खून उतर आया था। उस ड्रैगन ने अपने आप को नीचे उतार लिया और वो बड़े बड़े पहाड़ियों की चोटियों पर उतर गया था। इधर नीचे वो योद्धा भी अपने घायल हुए लोगों को संभाल रहे थे। उनके सभी लोगों के शरीर शक्तियों से चमक रहे थे। हर किसी के हाथों में हथियार थे जिनके अंदर से रोशनी जैसी चमक थी, मगर उनके हथियार उसको मात्र जख्म ही दे पाए थे। उसका शरीर इतना कठोर था जैसे कि मजबूत लोहे की कई फुट मोटी दीवार हो। कुछ देर तक सभी ने उसको रुकता हुआ देखकर चैन की सांस ली, मगर यह शांति अधिक देर तक कायम नहीं रह पाई। उन लोगों ने देखा कि ड्रैगन की आंखें लाल से सफ़ेद रंग में बदल गई थी और उसके मुंह से काली और सफ़ेद आग मिलकर आग के बड़े बड़े गोले बना रही थी। उसके इस हमले को तैयार करता हुआ देखकर उन लोगों के सरदार ने कहा कि वो हम सभी को मारने के लिए अपनी आत्मा की शक्ति को जलाकर अपनी शक्तियों के साथ मिला रहा। सभी लोग साथ आकर सुरक्षा कवच का निर्माण करो, अपनी आखिरी बूंद तक शक्ति निचोड़कर लगा दो। उन लोगों की आंखों में भय साफ तौर पर देखा जा सकता था। उन लोगों ने एक बड़े से सुरक्षा कवच का निर्माण करना शुरू कर दिया था। उनका वो कवच पीली रंग की दीवार ने उन सबको अपने अंदर धक लिया और वो लोग लगातार उस कवच को अपनी बाहरी और अंदरूनी शक्तियों से मजबूत करने में लग गए थे। जैसे जैसे उसके अंदर शक्तियां भरती जा रही थी, हवा में भी शक्तियों की अराजकता को महसूस किया जाने लगा था, जिसके कारण पहले से ही दूरी बनाकर रखे हुए जानवर खतरा भांपकर और दूर भाग गए थे। शक्तियों के विस्फोट से उठने वाली लहरों के डर से अन्य जीवों ने सुरक्षित दूरी बना ली थी। इधर उस ड्रैगन ने उन ऊर्जा गोलों को अपनी चरम सीमा तक तैयार किया जो किसी छोटे पहाड़ जैसे लग रहे थे। उनमें भरी हुई शक्तियों का ताप बहुत अधिक था। आसपास के पेड़ और पहाड़ उस ताप से धूल मिट्टी में बदल रहे थे। उसने एक नज़र उन लोगों की तरफ देखा और अपनी शक्तियों को उन पर हमला करने के लिए केंद्रित किया और छोड़ दिया। वो हमला अपने रास्ते में आने वाली सारी रुकावटों को खत्म करता हुआ बढ़ता जा रहा था। ऐसे लग रहा था कई सारे धूमकेतु टकराने जा रहे हों। उन लोगों ने अपने कवच की मोटाई को 20 मोटा कर दिया था। उन लोगों के देखते ही देखते वो शक्ति का हमला उन लोगों के कवच से टकरा जाता है, जिसके कारण उस कवच पर दरार पड़ जाती है और वो कवच कुछ ही देर में उन ऊर्जा शक्ति के गोलों से टूट जाता है, जिसके कारण हर तरफ रोशनी फैल जाती है और सबकी आंखें बंद हो जाती है। उस हमले में उस ब्राउन ड्रैगन की बड़ी आंखें भी बंद हो जाती है। जब उस जगह से वो शक्तियों की लहरें खत्म होती है तो देखते हैं कि हजारों मील का क्षेत्र सपाट मैदान में बदल गया था। वो लोग खून की उल्टी करते हुए इधर उधर बिखेरे हुए पड़े थे। जो उस धमाके की वजह से घायल होकर इधर उड़ गए थे उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे। कई लोगों में तो उठने की भी हिम्मत भी नहीं बची थी। उस हमले के बाद ड्रैगन की हालत कुछ ठीक नहीं थी। उसका दर्द और कमजोरी उसके चेहरे पर और आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। वो अभी भी उन लोगों को खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। वो लोग कई मीलों की दूरी पर जमीन पर पड़े हुए थे। उनको देखकर साफ पता चल रहा था कि उनके अंदर अब लड़ने की शक्ति नहीं बची थी। इधर उस विशालकाय ब्राउन ड्रैगन ने उनकी तरफ अपने कदमों को बढ़ाना शुरू कर दिया था। वो 4-5 कदम से ही उनके पास जा पहुंचा, अपनी बड़े बड़े पैरों को आगे बढ़ाता हुआ। वो खड़ा होकर उनको घूरने लगा और कुछ देर के बाद उसने अपना मुंह खोल दिया उन सबको खाने के लिए। अपनी मौत को इतना नज़दीक देखकर उन लोगों की आंखों में भी मौत का खौफ नजर आने लगा था। अब उनको बचने की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही थी। उस क्रूर ब्राउन ड्रैगन ने अपना मुंह उन लोगों को खाने के लिए आगे की तरफ बढ़ा दिया था। उनके और उनकी जिंदगी के बीच थोड़ी ही दूरी बची थी। उन लोगों ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मगर जब बहुत देर तक उनको अपनी जान ना जाने के बारे में सोचा, अभी तक उनके सर और शरीर सही सलामत थे।
तो उन लोगों ने देखा कि एक परछाई जैसी आकृति खून में नहाई हुई थी और ड्रैगन का शरीर हजारों टुकड़ों में काटा गया था। उसके सर उन लोगों से कुछ ही दूरी पर पड़े हुए थे। उस परछाई जैसी आकृति जब रुकी तो उसके हाथों में उसका विशालकाय शक्तिपुंज था जिसको उसने अपनी स्टोरेज रिंग में डाल दिया था। चफौटी जंगल से बाहर प्रलय जो खून से लथपथ खड़ा हुआ था, उसने उस बड़े विशालकाय ड्रैगन को मक्खन की तरह चीर डाला था। वो कुछ समय पहले ही अपनी अंगूठी की दुनिया से अपनी साधना को पूरा करके निकलकर बाहर आया था। कमाल की बात यह थी कि उन शक्तिपुंज ने उसके खून के साथ जेनेटिक संबंध बना लिया था और जिसके कारण उसकी शक्तियों पर लगी हुई अदृश्य बंधन खत्म हो गई थी। ये कुछ ऐसा था जैसे प्रकृति ने उसको वापस से पहचान लिया और उसकी काबिलियत पर मुहर लगा दी हो। उसके आत्मिक क्षेत्र और मानसिक क्षेत्र में बड़े परिवर्तन हुए थे। उसको जो दिव्य कमंडल जल मिला था जो उसके खून के साथ अंदर था, वो भी उसके खून के साथ क्रिया करने लगा था और उसके अंदर बहने वाली नदियाँ एक हो गई थी, जिसमें उसका जल मिलकर एक नए सप्तरंगी ग्रेड रैंक लाख में बदल गया था। उसके मानसिक क्षेत्र में उसके दिव्य महाशक्ति ग्रंथ का रैंक बदल गया था। उसमें उसके सीखे हुए सभी कौशल थे जिनका रैंक और शक्ति स्तर के बारे में जानकारी थी। इसके अलावा उसमें नए सारणी मंत्र रचना, तिलस्मी चक्रव्यूह, टेलीपोर्टेशन, समय यात्रा, आकाश विघटन विधि, निर्वात रहस्य, बहुत ऐसे कौशल थे जो उसने पहली बार देखे थे जिनकी शक्ति और सामर्थ्य अतुलनीय थी। उसने इस समय अपने सभी कौशल को एक बार रिवाइव कर लिया था जिसके कारण उसकी ताकत अब पहले से 100 गुना अधिक थी। उसको उस दुनिया की समय की गति और फिर आपने परम दिव्य कमल का प्रयोग साधना का ले 2 लाभ एक साथ मिले थे। फिलहाल तो उसने अपनी तलवार को हाथों में पकड़ रखा था और उसकी तलवार की शक्ति पहले से अधिक बढ़ी हुई लग रही थी। उसने अपनी तलवार में अपने पास रखे हुए सभी हथियारों को मिला दिया था। उसकी ग्रीन स्वॉर्ड को भी उसकी बिंदु तलवार ने अवशोषित कर लिया था जिसकी वजह से उसकी धार थोड़ी और भी तेज हो गई थी। यह एक दिव्य तलवार संयोजन कला थी जिसको उसने सीख लिया था। जब उन लोगों ने अपनी आंखों को खोला और देखा कि ड्रैगन का सर काटे गए कुछ उनके पास ही पड़े हुए हैं, उनको गहरा सदमा लगा। उन लोगों को अपने आप को जिंदा पाकर खुशी हो रही थी। फिर ध्यान आया कि वो तो इस जंगल में। प्रलय ने उन लोगों को सभी को अपने आप को ठीक करने के लिए बोला और खुद वो शिकार करने लगा। उन लोगों को ठीक होने 5-6 घंटे का समय लगा। उन लोगों के पास जो औषधि गोलियां थी उनको खाकर उन लोगों ने ऊर्जा को प्राप्त किया था और उनके शरीर के जख्म और शक्ति एक बार फिर से अपनी चरम सीमा पर थी। वो लोग देख पा रहे थे प्रलय ने किस तरीके से अकेले ही जंगल में तबाही मचा रखी थी। उसने उन जानवरों को कई 100 करोड़ मील क्षेत्र छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। उसने अपनी तलवार बिंदु के साथ लाशों का ढेर लगा दिया था। उसका तलवार चक्रव्यूह और तलवार इंटेंट और तलवार फील्ड जैसे कौशल ने उन जानवरों के चित्रे उड़ा दिए थे। उसने अपनी दिव्य दृष्टि को सक्रिय किया और फिर देखा तो अब वो लाखों मील दूर से हटकर कई करोड़ मील की गतिविधि को देख पा रहा था। उसको अंदर के क्षेत्र में और भी ड्रैगन और अन्य चीज़ दिखाई दी थी, मगर फिलहाल उसने जितना किया था उसमें ही संतुष्टि की और उनको अपने साथ रख लिया। और फिर जब वो उन लोगों के पास आया तो सब ठीक हो चुके थे और उन लोगों ने ड्रैगन के सर को रख लिया था। उनमें से एक आदमी आगे आता हुआ बोला, मेरा नाम अंगद है और मैं अपनी शिकारी टोली का सरदार हूँ। उसके बाद अंगद ने सभी का परिचय करवाया जिसमें आदमी औरत सभी शामिल थे। प्रलय नॉर्मल हुआ तो उसको अपनी आंखों के आयाम में भी परिवर्त होते हुए लगा, मगर फिलहाल के लिए उसने उसको देखने का विचार टाल दिया और उन लोगों के साथ जंगल से बाहर निकलने के उड़ान भरी। और जल्दी ही वो लोग बातचीत करते हुए जंगल के बाहरी किनारे पर आ गए थे। अब तक उसको बहुत जानकारी मिल चुकी थी। उन लोगों ने बाहर ही अपने टेंट लगा ले और रुकने की व्यवस्था की और वो लोग किए हुए शिकार जानवरों को निकालकर सबके लिए खाना बनाने में लग गए थे। प्रलय अंगद के साथ बातचीत करने में लगा हुआ था। सभी ने सोचा कि ड्रैगन वर्ल्ड्स की किसी दुनिया से आया हुआ नौजवान योद्धा होगा, इसलिए उसकी पहचान के बारे में अधिक नहीं पूछा, मगर उसके कई मौलिक प्रश्न ने अंगद के मन में शक भी डाल दिया था। उसको ये तो पता चल गया था कि प्रलय इस दुनिया के आयाम से नहीं है, मगर कौन सी दुनिया के आयाम से आया है, उसकी पहचान क्या है, उसको लेकर वो अब भी अंधेरे में था। तभी एक नौजवान लड़की जिसका नाम मायरा था वो आकर कहती है, पिताजी खाना बन गया है। मायरा गजब की सुंदर लड़की थी। उसका रूप रंग नैन नक्श किसी को भी अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर कर दे। उसकी हाइट 15-20 फुट के आसपास होगी। प्रलय का ध्यान उसके ऊपर गया। उसने एक पल उसको देखा, फिर अपनी निगाहें बदल ली। उसके बाद प्रलय उन लोगों के साथ भोजन करने के लिए चला गया और पके हुए मीट का आनंद लेने लगा था। इधर कहीं दूसरी जगह ड्रैगन गॉड वर्ल्ड में हलचल मची हुई थी। उनका गॉड ड्रैगन जिसको मिलकर उस जगह के लोग काबू में करने में लगे हुए थे, उसकी खून की आत्मा में एक दिव्य ऊर्जा शक्ति का संचालन हो चुका था, जिसके कारण उन लोगों के द्वारा बनाई गई मंत्र रचना, सारणी, जाल, चक्रव्यूह सभी कुछ उसने एक भयानक दहाड़ के साथ खत्म कर दिए थे। ड्रैगन गॉड वर्ल्ड में उत्तराधिकारी के जीवित होने की निशानी ड्रैगन फ्लेम प्रकट हो चुकी थी, जिसका संतरी रंग की रोशनी और उसकी शक्तियां अपनी प्रचंड सीमा को छू रही थी। ड्रैगन फ्लेम प्रकट होने के बाद उस ड्रैगन के शरीर में प्रवेश कर गया, जिसके कारण उसकी खोई हुई शक्तियां अपनी पुनः स्थिति में वापस आ गईं और वो पहले की तरह ही और भी अधिक शक्तिशाली हो गया था, जिसके कारण उसकी छोड़ी गई भयानक आभा और दबाव ने अन्य ड्रैगन को जानवरों को झुकने के लिए मजबूर कर दिया था।
ये युवराज इस दुनिया के महाराज बिंदुसार की रचना थी, जिसने उनके जीवित होने की गंध, जो शक्ति खून में लुप्त हो चुकी थी, उसको फिर से पकड़ लिया था। यह आत्मा का अनुबंध का संबंध था। इस घटना ने हर किसी को खौफ में और सदमे में डाल दिया था। सभी लोगों ने जो विपक्ष के थे ढूंढकर खत्म करने का हुक्म दे दिया गया था, जबकि इस घटना ने महाराज को एक नई रोशनी की किरण दिखाई दी थी, जो इस समय अपने विशाल राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। उन्होंने हकीकत का पता लगाने के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं को रवाना कर दिया था। जबकि महाराज के भाइयों ने जो उनके सिंहासन पर अपनी नज़र को गड़ाकर बैठे हुए थे, उनको चिंता से भर गए थे। जबकि यह खबर महारानी तारा के पिता और माता को भी मिल चुकी थी, उन लोगों को भी बाद में पता चला था कि उनकी लड़की के साथ साजिश की गई थी और बिंदुसार और तारा उस साजिश के सीकर होकर कहीं चले गए थे। फिर उनको कुछ सालों पहले उनकी लाशों और सबूतों को देखने को मिला था, मगर डिवाइन फ्लेम ड्रैगन के प्रकट होने पर और गॉड ड्रैगन के पुनः किसी और के स्वामित्व को स्वीकारने से मना करने पर यह बात साफ हो गई थी। अब यह हलचल दो महान दुनिया में बड़ी तबाही लाने वाली थी। वे लोग अमर मंडल के योद्धा थे। महाराज गोरूस भी इस बात को समझ रहे थे। उस डिवाइन क्षेत्र वैली से सभी लोग अपनी जान को बचाकर बाहर निकल आए थे और वो ड्रैगन गॉड भी उस जगह से गायब हो गया था। इधर महाराज के चारों भाई थिमासी, अकुमुई, कोडा, कयोगा, इस समय सभी के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंची हुई थी। पढ़ते रहिए रोमांच से भरपूर सफ़र, प्रलय एक महागाथा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बनें।